गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 पार्ट 1 और 2 हिंदी के हम पढ़ चुके हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और लड़की और दिया सलाई, ये हम दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्नोत्तर भी आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। बिंदु बिंदु पर विचार। बिंदु बिंदु मीन्स होता है केंद्र। कोई एक आपको टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पर हमें विचार करना है। जैसे कि आपको निबंध दिया जाता है, विज्ञान का चमत्कार, महात्मा गांधी, कोई महापुरुष, किसी त्योहार पर लिखो, दिवाली पर। इस तरह इस पाठ में जो है बिंदु बिंदु पर विचार करना, मतलब कि इसमें 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, उस सब्जेक्ट पर हमें ये लेसन दिया गया है, इसी पर हम पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु उस पाठ का है हमारा पार्ट 3 पेज नंबर 13। पार्ट 3 पेज नंबर 13, बिंदु बिंदु पर विचार। तो आप अपनी बुक ओपन करके रखें और ध्यान से समझें और रीड करें। तो हम स्टार्ट करेंगे बिंदु बिंदु पर विचार। बिंदु मतलब केंद्र, किसी एक चीज को हमको दे दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो पहला जो बिंदु है इसमें दे रखा है पाठ में, वाणी और व्यवहार। वाणी और व्यवहार। वाणी कैसी होनी चाहिए व्यक्ति की? वाणी हमेशा कोयल की तरह मधुर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। इतना प्रेम से बोलना चाहिए व्यक्ति को कि कोई उससे गुस्सा भी है तो उसकी बोली सुनकर ही वो आनंदित हो जाए और वो आपसे बात कर ले। दूसरी चीज व्यवहार। व्यवहार हमेशा आपका साफ होना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल, व्यवहार मतलब कि लेन देन, उसके साथ आपकी बातचीत का तरीका, आप कैसे उससे डील करते हो, कैसे बातचीत करते हो, है ना। तो ये होता है व्यवहार। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। पहला बिंदु इस पाठ का है हमारे पास वाणी और व्यवहार। मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ रट रहे हैं। मुन्ना, कोई एक चरित्र है इसमें जिसका नाम है मुन्ना। वो क्या कर रहे हैं? जोर जोर से अपना पाठ रट रहे हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वो बार बार इस लाइन को दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं। कौन? मुन्ना। बड़ा सुंदर पाठ है। कैसा पाठ है यह? बड़ा सुंदर पाठ है। हिंदी में इसका अर्थ लगभग यह हुआ कि शुचिता देवत्व की छोटी बहन है। शुचिता मीन्स होता है पवित्रता, स्वच्छता, निर्मल, साफ, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका हिंदी में अर्थ होता है सुचिता देवत्व की छोटी बहन है। मतलब कि पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता जो है वो क्या है? देवत्व की छोटी बहन है। देवों के प्रति देवों जैसी होती है वह। मेरा ध्यान अपनी किताब से उचट कर मुन्ना की ओर लग जाता है ना। कोई बच्चा पढ़ रहा है जिसका नाम है मुन्ना और मैं उसे सुन रहा हूँ या आप सुन रहे हैं, तो जैसे ही आपके कानों में वो आवाज पड़ी, है ना, तो आपका ध्यान पूरा अपनी बुक बंद कर कर उसकी तरफ चला गया। पाठ याद हो गया। मुन्ना के मित्र बाहर से बुला रहे हैं। पाठ क्या हो गया? याद हो गया। मुन्ना के मित्र बाहर से बुला रहे हैं। आपको भी आपके दोस्त बुलाते हैं, चल खेलने आ जा, तो आप फटाक से निकल जाते हो। मुन्ना पैर में चप्पल डालकर सपाटे से निकल गया, है ना। मुन्ना जो है वो सपाट मतलब एकदम से चप्पल पहनकर चला गया। उनके खेलने का समय हो गया है, एक निश्चित समय होगा मुन्ना के खेलने का, तो वो चला गया है। अब कमरे में बिटिया आती है। भाई से बहुत लाड़ है इनका। अब कमरे में कौन आता है? बिटिया आती है। बिटिया मतलब लड़की, बहन, कुछ भी हो सकता है। भाई से बहुत लाड़ है उनका, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। मुन्ना 7 समंदर पार की भाषा पढ़ रहे हैं। मुन्ना क्या पढ़ रहा है? 7 समंदर पार की भाषा, मतलब कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इसलिए भाई का आदर भी करती है। मुन्ना और बिटिया दोनों भाई बहन हैं। बिटिया जो है वो भाई का आदर भी करती है। बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती। बिटिया क्या नहीं पढ़ती? अंग्रेजी नहीं पढ़ती। मेज के पास पहुंचकर बिटिया निशान के लिए कागज लगाकर मुन्ना की किताब बंद करती है। मेज के पास पहुंचकर बिटिया निशान के लिए कागज लगाकर मुन्ना की किताब बंद करती है। कौन सा निशान लगाकर? कि वो कहाँ पढ़ रहा है, किस पेज पर पढ़ रहा है। उसने कुछ पेज मोड़ दिया वहां पर, या फिर पेन रख दिया, या कुछ निशान कर दिया जिससे पता चल जाए कि मुन्ना यहाँ पढ़ रहा था। किताबों, कापियों, कागजों के बेतरतीब को संवार कर करीम इसे चुनती है। जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी मुन्ना की कापी किताबें, उनको संवार कर करीने, करीने मतलब होता है क्रम से रखती हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित जमा कर रखती हैं। खुले पड़े पेन की टोपी बंद करती हैं।
जो कैप्स होती है पेन की उनको बंद करती है। गीला कपड़ा लाकर शाही के दाग धब्बे पोंछती है और कुर्सी को कायदे से रखकर चुपचाप चली जाती है। क्या करती है उसकी बहन मुन्ना की, गीले कपड़े से जो शाही के दाग धब्बे हो जाते हैं टेबल अपनी जिस पर हम पढ़ाई करते हैं मेज पर, उससे सारे साफ करती है और कुर्सी को व्यवस्थित रखकर वहां से चुपचाप चली जाती है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाना सा रह जाता है ना। क्षण मात्र में सब कुछ बदल जाता है, पल भर में सब कुछ बदल जाता है। गंभीर घोष से सुललित शैली में दिए गए अनेकानेक भाषणों में सुने सुंदर सुगठित वाक्य कानों में गूंजने लगते हैं। क्या हुआ, मुन्ना जब बार बार पढ़ता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इसका क्या मतलब होता है, हर चीज वो जब इस पाठ की पढ़ता है तो जिसके कानों में आवाज जाती है तो ये मधुर सौंदर्य कानों में गूंजने लगते हैं, मधुर वाक्य कानों में गूंजने लगते हैं। मनमोहिनी जिल्द की शानदार छपाई वाली, मनमोहिनी जिल्द की छपाई वाली पुस्तकों में पड़े कलापूर्ण अंश आंखों के आगे तैर जाते हैं। ये जो गठी होती है ना बुक्स अपनी, ये जिल्द से गठी होती है। काहे से गठी होती है? जिल्द से। पुस्तकों में पड़े कलापूर्ण अंश, बहुत सारी चीजें पुस्तकों में, वो उनके आगे आंखों में तैरने लगती है। प्रवचन और अध्ययन सब बोने हो गए हैं। प्रवचन मतलब किसी के प्रवचन सुनते हैं ना हम, वो और जो अभी तक हमने पढ़ा अध्ययन किया वो सब बोने हो गए हैं। किसके सामने? जो मुन्ना पाठ पढ़ रहा था उसके सामने। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया। आचरण, व्यवहार, मधुर बोली, है ना, ये इन सबके सामने सबको छोटा कर दिया है आचरण ने। ज्ञान चाहे मस्तिष्क में रहे या पुस्तक में, ज्ञान आप कितना भी पढ़ लो, आपके मस्तिष्क में डाल लो, है ना, या कितनी ही किताबें आप रख लो, वह चाहे मुख से बखाया जाए या मुद्रण के बंदी खाने में रहे। जो हमें प्रवचन देते हैं लोग, और मुद्रण मतलब कि किताबों में लिखा हो, आचरण में उतरे बिना मनोरथ विफल है। जब तक उसे हम अपने व्यवहार में नहीं लाते, आचरण में नहीं लाते, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते, वो हमेशा विफल है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज हमें यहाँ सीखना मिलती है कि किताबों का ज्ञान हो या किसी बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान हो या हमारे खुद के अनुभव के अनुभव में लाया गया ज्ञान हो, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हम सफल नहीं हो सकते। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध विविध मंचों से उपदेश देने वाले मुन्नाओं, धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध विविध मंचों से जो लोग क्या देते हैं? भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं। केवल कंठ से मत बोलो, उनको कहो कि केवल कंठ से मत बोलो, केवल बोलने के लिए मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। जो तुम्हारे हृदय से उठे उसे बोलो, जो तुमने अनुभव से पाया हो उसे बोलो, है ना। वाणी और व्यवहार में समता आने दो। समता मतलब होता है समानता। वाणी, जैसा बोल रहे हो वैसा करो, जैसा बोल रहे हो वैसा करो। एक व्यक्ति, है ना, बोलता है कि मैं तुम्हें मधुर बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो गुस्से में अमोद प्रमोद, मतलब एकदम से गुस्से में आ जाता है और एकदम चिल्लाने लगता है। तो मतलब वो हमें तो बोल रहा है कि मधुर बोलो, लेकिन क्या वो अपने जीवन में उतार रहा है? नहीं। तो जैसा बोलो वैसा अपने व्यवहार में लाओ, वैसा करो, समानता आने दो दोनों में। हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धानत होना चाहते हैं। हम श्रद्धानत मतलब हम वास्तव में श्रद्धापूर्वक तुम्हारे सामने नतमस्तक होना चाहते हैं, तुम्हारे सामने चरणों में शीश झुकाना चाहते हैं। मुन्ना पाठ को रटो मत, उसे अपने अंदर संभालो। किसी भी पाठ को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी भी पाठ को रटना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। अगर जो मैं पाठ आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, 1 2 बार 3 बार उसको पढ़ लिया, तो आपको अलग से प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाठ में से ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो आपको प्रश्न उत्तर अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारना है, उसे समझने की कोशिश करें। अगर आपने समझ लिया तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात को मुंह से और स्वयं को घर से बाहर निकालने से पहले इन दाग धब्बों को पोंछ लो जो तुम्हारी असावधानी से चारों ओर पड़ गए हैं। हमारी असावधानियों से कितनी बार हम किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, है ना,
कि जिससे उस सामने वाले को दुख होता है कि मुझे ऐसा कड़वा बोल दिया इसने, तो उन चीज़ों को छोड़ दो। हमेशा सबसे मधुर व्यवहार रखो, मधुर बोली से बात करो। ओके, तो ये जो था पहला बिंदु इस पाठ का, वो था वाणी और व्यवहार। मतलब हमें मधुर व्यवहार करना चाहिए। हम जो बोलते हैं उसको हमें अपने आचरण में लाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। क्लियर? तो नेक्स्ट बिंदु हमारा आ रहा है पारसमणि। पारसमणि क्या होती है? पारसमणि वो होती है जिसके द्वारा, मतलब हमारी कथाओं में बताया गया है कि पारसमणि एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी मणि होती है जिसको अगर लोहे से छू लो तो लोहा भी सोना बन जाता है। क्या हो जाता है? उस पारसमणि से लोहा भी सोना बन जाता है। किसी भी चीज को उसको छू लो तो सोना बन जाता है। तो ये काल्पनिक कथाएं हैं या सत्य घटनाएं हैं, हमें नहीं पता है, हमने सिर्फ इसके बारे में सुना है। तो इसी के बारे में हम ये नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे, पारसमणि। कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि पारसमणि है तुम्हारे पास? तो एक दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया नहीं तो। और तुम्हारे पास? फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा तुम्हारे पास है? तो उसने बोला नहीं तो। और तुम्हारे पास? नहीं। ऐसे 3 व्यक्तियों से पूछा नहीं। यहां वहां जाने कितनों से पूछा, कितने लोगों से व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पारसमणि है? तो व्यक्ति का जवाब होता है नहीं। पर पारसमणि तो कहीं मिली नहीं। क्या इस अद्भुत मणि की बात मेरी कल्पना है? वही कल्पना है, कहानियां हैं, कथाएं हैं, क्या है? यदि वास्तव में ऐसी कोई मणि है तो मुझ अभागी को मिलती क्यों नहीं? एक व्यक्ति ढूंढ रहा है उस पारसमणि को, है ना, लेकिन उसको नहीं मिलती। तभी किसी व्यक्ति ने उसको कहा, हे मेरे पास पारसमणि। क्या बोला? हे मेरे पास पारसमणि, तुम्हें चाहिए? क्या करोगे उसका? क्या बोला उसने कि हे मेरे पास पारसमणि, क्या तुम्हें चाहिए? क्या करोगे उसका? उत्तर दिया, हाँ चाहिए, इसलिए मैं खोजता फिर रहा हूं। उस व्यक्ति ने क्या कहा? हाँ मुझे चाहिए पारसमणि, क्योंकि इसीलिए तो मैं खोजता फिर रहा हूं। उसके स्पर्श से लोहे को सोना बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं? लोहे को सोना बनाऊंगा। उसी ने कहा, शुभ संकल्प है तुम्हारा, अच्छी बात है, अच्छा सोचते हो तुम। मणि तो मैं तुम्हें दे दूं। उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? मणि तो मैं तुम्हें दे दूं, पर एक बात बताओ, लोहा है तुम्हारे पास? उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? कि मणि तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या सोना बनाने के लिए तुम्हारे पास लोहा है? मुझे जैसे काट मार गया। काट मारना मतलब आश्चर्य में पड़ गया, है ना, सन्न रह जाना, एकदम से सन्न रह जाना। पारस की पहली शर्त लोहा है, यह तो कभी ध्यान ही नहीं आया। पारस की पहली शर्त क्या है? लोहा। लेकिन कभी व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचता। मेरा असमंजस ही देख बोला, न सही लोहा, लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, पीतल, कुछ तो होगा। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास लोहा नहीं है, लकड़ी होगी, पीतल होगा, पत्थर होगा, चमड़ा होगा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वही लाओ, मेरे पास बहुत प्रकार की पारसमणियां हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा? मेरे पास बहुत प्रकार की पारसमणियां हैं। आश्चर्य, जो पारसमणि ढूंढ रहा था वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। क्या पारसमणियों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति पहले तो आश्चर्य में पड़ गया कि पारसमणियों के भी प्रकार होते हैं, पर फिर सोचने लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हूं। हाय, सोना बनाने का कैसा सुयोग हाथ से निकला जा रहा है, मौका निकला जा रहा है ना। सोना बनाने का कैसा जो समय मिला है वो हाथ से निकला जा रहा है। उसी ने धीरज बंधाया। उसी ने कहा, कोई बात नहीं, संयम रखो, धैर्य रखो, निराश मत हो। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी पारसमणि है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी पारसमणि है। सुखद आश्चर्य से भर उठा मैं, एकदम से खिलखिला उठा। सॉरी, मणि के लिए हाथ फैला दिए। सॉरी, वही बोला, याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार ही बंधु। हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए। सॉरी, क्या कहा उस व्यक्ति ने कि हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए। तुम पारसमणि खोजते फिर रहे हो, परंतु वह तो तुम्हारे भीतर ही है। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि पारसमणि तुम इधर उधर खोजते फिर रहे हो, लेकिन वह तो तुम्हारे भीतर ही है। जैसे
स्पर्श मणि, क्या है तुम्हारे पास? स्पर्श मणि। खाली हाथ हो तो सेवा से स्पर्श करो। क्या करो? खाली हाथ हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लोगों की सेवा करो। लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, मतलब लोहा पीतल है तो उनको उपयोग करो, उनकी मूर्तियां बनाओ, उनका कुछ सामान बनाओ, उनको स्पर्श करो। कौशल मतलब बनाना। वो प्रतिभा वाले हो, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रतिभा है तो लगन के स्पर्श से मनचाहा सोना बना सकते हो। मतलब किसी भी काम को करो, स्पर्श तुम्हारा जितना शुद्ध होगा, काम के प्रति तुम्हारा जितना विश्वास होगा, जितनी पवित्रता होगी, जितनी शुद्धता होगी, सोना भी उसी मात्रा में शुद्ध प्राप्त होगा तुम्हें। तो क्या होगा? उस काम का जो कर्म तुम्हें मिलेगा, जो सोना मिलेगा, वो भी शुद्ध होगा। मैं धन्य होकर लौटने लगा। वो व्यक्ति जो पारसमणि को ढूंढता फिर रहा था, वो धन्य हो गया, वहां से लौटने लगा। तो उसी ने टोका, गुर सिखाया, इसलिए पूछने का अधिकार है मेरा, सोना बनाकर उसका करोगे क्या? उस व्यक्ति ने पूछा कि ठीक है, तुम्हें पारसमणि मिल गई है, स्पर्श की पारसमणि, तो तुम इससे करोगे क्या? सोना बनाकर करोगे क्या? मैं हतप्रत रह गया, यह भी कोई प्रश्न हुआ भला? मैं चकित रह गया कि यह कैसा प्रश्न। उसी ने कहा, प्रश्न यह उचित है और आवश्यक भी। सोने में अच्छाई जितनी है, बुराई उससे कम नहीं है। सोने में जितनी अच्छाई होती है उतना बुरा भी होता है। सोना जिसके पास है उसे मद से मारता है, मतलब सोना जिसके पास है, धन जिसके पास है, वो उसके मद में रहता है, उसके नशे में रहता है कि मैं तो अमीर हूं, मुझे क्या करना। और जिसके पास नहीं है उसे लोभ से त्रस्त रखता है, और जिसके पास नहीं है उसे लोभ, लालच होता है कि मैं कैसे इसको पालूं, मैं क्या करूं कि इसे पालूं। शुद्ध सोने का वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में ही संभव है, लेकिन शुद्ध सोने का व्यास जो है शुद्ध समाज और शुद्ध व्यक्ति में ही संभव होता है। तो ये था हमारे इस पाठ का दूसरा बिंदु, पारसमणि। तो कोई पारसमणि नहीं होती है, पारसमणि स्वयं में होती है। आप जिस काम को, किसी भी काम को पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ करोगे, पूरी पवित्रता के साथ करोगे, तो उसका जो कर्म मिलेगा, उसका जो फल मिलेगा, वो किसी सोने, किसी स्वर्ण से कम नहीं होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। उसके बाद हम तीसरा बिंदु जो है विवेक की वल्गा, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना।